हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पारस माइंड केयर वेलनेस एंड एजुकेशन सेंटर में। मैं हूं डॉक्टर साइको। और लास्ट लेक्चर में हमने सिजोफ्रेनिया के बारे में समझा था, उसके कॉजेस देखे थे और क्या क्या सिम्टम्स हमें हो सकते हैं वो हमने समझा था। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि किसी को अगर सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, तो हम कैसे डायग्नोस कर पाए या हमें किस तरह पता चलेगा कि इसे सिजोफ्रेनिया। ठीक है, हमें कारण पता चल गए, हमें सिम्टम्स पता चल गए, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इसे सिजोफ्रेनिया है, हम डायग्नोस किस तरह करें। तो आज हम समझेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और ट्रीटमेंट के बारे में। तो सिजोफ्रेनिया डायग्नोस करने के लिए हमें दो ग्रुप्स करने होते हैं। तो सबसे पहला होता है ग्रुप ए और दूसरा होता है ग्रुप बी। इस तरह से हमें दो ग्रुप्स करने होते हैं। ग्रुप ए में कुछ सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले होता है थॉट इको या थॉट इंसर्शन या थॉट विड्रॉवल या ब्रॉडकास्टिंग। इसमें सेकंड होता है डिल्यूजन। फिर वो डिल्यूजन का कोई टाइप हो सकता है, जैसे कि डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल हो, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो, डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस हो, डिल्यूजन ऑफ पैसिविटी हो, ऐसे डिल्यूजन होते हैं। थर्ड होता है हेलुसिनेशन, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था, मेनली ऑडिटरी। और फोर्थ होता है परसिस्टेंट डिल्यूजन। तो ग्रुप ए में हम ये चार सिम्टम्स रखते हैं। ठीक, इन सिम्टम्स को हम ए टू डी इस तरह रखते हैं, ए से लेकर डी तक। ये जो डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, थॉट इको है, ये क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया हुआ है इस वीडियो के लिंक में। मैंने डिटेल में लेक्चर लिया हुआ है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। थॉट इको हो, इंसर्शन हो, विड्रॉवल हो या ब्रॉडकास्टिंग, एक्सटर्नल लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं या एक्सटर्नली हमें कंट्रोल किया जा रहा है। एक्सटर्नल वॉइसेस के थ्रू मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। एक्सटर्नली मेरे दिमाग में कोई थॉट्स डाले जा रहे हैं, मेरे दिमाग में से एक्सटर्नली कोई थॉट्स निकाल रहा है, या मेरे थॉट्स पूरी दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका थॉट्स। डिल्यूजन जो है हमें पता है कि फॉल्स बिलीफ है, कि हम ऐसी चीज पे बिलीव करते हैं जो कल्चरली हो, सोसाइटी हो या जो कुछ भी हो, हमें इजाजत नहीं देती। हेलुसिनेशंस है। हेलुसिनेशंस मतलब कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हम उसे देख पा रहे हैं, उससे बोल पा रहे हैं, उसे फील कर पा रहे हैं। मोस्टली इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है। परसिस्टेंट डिल्यूजन मतलब आपको कोई भी टाइप का डिल्यूजन हो सकता है कंटिन्यूअसली। तो ये हो गया ग्रुप ए के सिम्टम्स। अब ग्रुप बी में क्या है? तो ग्रुप बी में होता है परसिस्टेंट हेलुसिनेशन। परसिस्टेंट हेलुसिनेशन मतलब आपको कंटिन्यूअस हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन कोई भी टाइप के, चाहे गैस्ट्रेटरी हो, ऑल्फैक्टरी हो, विजुअल हो, टैक्टाइल हो, कोई भी हो, कोई भी टाइप का आपका इसमें हेलुसिनेशन होता है। नेक्स्ट है आपका डिरेलमेंट। मतलब आपकी जो ट्रेन ऑफ थॉट्स है वो ब्रेक हो जाती है। आप कंटिन्यूअसली कोई भी थॉट के ऊपर सोच ही नहीं पाते। कंटिन्यूअसली कोई भी एक, अब मैंने अगर सोचा कि चलो आज ना मुझे सिजोफ्रेनिया पढ़ना है, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं इटियोलॉजी तक आके रुक जाऊंगा, नहीं, मेरा थॉट ब्रेक हो गया। अब मैं दूसरा थॉट लूंगा, चलो आज मैं ना डिप्रेशन पढ़ता हूँ, फिर डिप्रेशन भी मैं इटियोलॉजी तक पहुंचाऊंगा, ब्रेक। अब मैं कुछ और करता हूँ, मतलब डीरेलमेंट होता है। जो हमारे थॉट्स है वो ब्रेक होते रहते हैं, थॉट्स की जो ट्रेन है वो ब्रेक होती रहती है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, डीरेलमेंट। नेक्स्ट होता है कैटाटोनिक बिहेवियर। कैटाटोनिक बिहेवियर मतलब स्टूपर्स हो गए, निगेटिविज्म हो गया, म्यूटिज्म हो गया। मतलब कि हमारे बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, हमारी स्पीच के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, हमारे बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर, हैंड मूवमेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है, हमारे पोस्चर के ऊपर हमें कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये जो है ये है कैटाटोनिक बिहेवियर। नेक्स्ट होता है निगेटिव सिम्टम्स। हमने देखे हुए थे, देखिए ये 6 एज ऑफ निगेटिव सिम्टम्स है, तो ये निगेटिव सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं। और लास्ट होता है इसमें सिग्निफिकेंट एंड कंटिन्यूअस चेंज इन बिहेवियर। तो ये हो गए ग्रुप ए ऑफ सिम्टम्स, ये हो गए ग्रुप बी में सिम्टम्स। जो ग्रुप बी के सिम्टम है उसे हम ए ई टू आई लिखते हैं। ग्रुप ए में ए टू डी और ग्रुप बी में ई टू आई। अब डायग्नोस कैसे करें, अब समझते हैं हम। अब आपके पास अगर
पेशेंट आया। तो जो ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप ए में से पेशेंट के अंदर एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा सिम्टम्स होने चाहिए। इस ग्रुप में से एक या एक से ज्यादा सिम्टम होना चाहिए। और ये जो ग्रुप बी है, इस ग्रुप बी में से दो या दो से ज्यादा सिम्टम्स पेशेंट के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स एक या एक से ज्यादा और ये सिम्टम दो या दो से ज्यादा पेशेंट में मौजूद है, वो भी 1 महीने से ज्यादा, तब हम उस पेशेंट को सिजोफ्रेनिया में डायग्नोस करते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा एक्सक्लूजन है, जैसे कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, वो ब्रेन को इंजरी हुई हो और उस वजह से अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो हम उसे सिजोफ्रेनिया में कैलकुलेट या कंसीडर नहीं करते। अगर आप ड्रग्स ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, कोई भी तरह का ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन है और उसकी वजह से आपको ये सिम्टम आ रहे हैं, तब भी हम इसे सिजोफ्रेनिया में कंसीडर नहीं करते। और अगर किसी और कंडीशन की वजह से, जैसा डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो या मैनिया हो या कोई भी मेडिकल कंडीशन हो जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तब भी हम इसे सिजोफ्रेनिया में कंसीडर नहीं करते। पेशेंट को प्योरली सिम्टम्स किसी और कंडीशन की वजह से नहीं चाहिए। प्योरली और प्योरली सिर्फ सिजोफ्रेनिया के वजह से ही अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं 1 महीने से ज़्यादा, तब हम उसे क्या करते हैं, सिजोफ्रेनिया में कंसीडर करते हैं और उसे डायग्नोस करते हैं एज अ सिजोफ्रेनिया। अब हमने उसे डायग्नोस कर लिया कि चलो इस पेशेंट को ना सिजोफ्रेनिया है, लेकिन अब ट्रीटमेंट देना पड़ेगी ना, किस तरह से ठीक करें हम। तो ट्रीटमेंट में ना हम 2 तरह के ड्रग यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक। ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, फर्स्ट जनरेशन ड्रग है। हेलोपेरिडोल इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ये जो ड्रग है, हमें जो पॉजिटिव सिम्टम्स दिख रहे हैं पेशेंट में, उसे कम करने का ये काम करता है। नेक्स्ट ड्रग जो हम यूज करते हैं वो है अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। अब ये जो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है रेस्पेराडोन करके एक ड्रग होता है, वो इसका एग्जांपल है। अब ये जो ड्रग है, ये सिर्फ पॉजिटिव नहीं, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सिम्टम्स के ऊपर काम करता है और दोनों सिम्टम्स क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। ये जो फर्स्ट ड्रग है, ये फर्स्ट जनरेशन का एंटीसाइकोटिक्स है और ये जो सेकंड ड्रग है, ये सेकंड जनरेशन का एंटीसाइकोटिक है। टिपिकल एंड अटिपिकल। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको किसी डॉक्टर ने दवाई दी, आपको असर नहीं हुआ, हो सकता है, ये कॉमन चीज है ना कि सर ये आपने दवाई दी थी लेकिन ना इसका मुझे कुछ असर नहीं हुआ, मेरे सिम्टम्स कम नहीं हुए, मुझे ठीक नहीं लग रहा, हो सकता है ऐसा। तो ऐसी केस में क्लोनाजेपाइन करके एक, या क्लोजापाइन भी जिसे हम कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, हीरो ड्रग कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे हीरो ड्रग। ये जो ड्रग है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सिम्टम्स के ऊपर काम करता है और हम ये ड्रग तब यूज करते हैं जब ये दोनों ड्रग वर्क नहीं करते या दोनों ड्रग फेल हो जाते हैं। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, ये जो ड्रग है ना, इसका एक साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है, उसे कहते हैं, इसका ये एक साइड इफेक्ट है। इसमें क्या होता है, डेंजरसली या बहुत ही ज्यादा प्रमाण में एक्सेसिवली हमारे WBCs जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। हमारे ब्लड में जो WBCs काउंट होता है वो बहुत ड्रास्टिकली, बहुत डेंजरसली और बहुत ज्यादा ड्रॉप होने लगता है, कम होने लगता है। ये इसका साइड इफेक्ट है। इसीलिए जब भी हम ये ड्रग किसी पेशेंट को देते हैं, तो हमें हर हफ्ते उसका ब्लड टेस्ट करवाना होता है कि हमें पता चले कि कितना WBCs कम हुआ है, उस हिसाब से हम उसे और आगे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह से हम ड्रग्स यूज करते हैं। सिर्फ ड्रग यूज करते हैं क्या हम इसमें, तो नहीं, सिर्फ ड्रग नहीं यूज किया जाता, तो हम थेरेपीज भी यूज करते हैं। तो कौन कौन सी थेरेपी होती है, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाली थेरेपी है CBT, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी कहते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को डिल्यूजन हो रहा है, पेशेंट को हेलुसिनेशन हो रहा है, तो हम उसे डायरेक्टली कट नहीं करते, ठीक है, हो रहा है ना। तो अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि मुझे ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मोस्टली सिजोफ्रेनिया में मैंने क्या कहा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होते हैं। अब मुझे ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है कि
तुम्हारे घर पे पुलिस की रेड पड़ने वाली है, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। अब अगर मैंने सीबीटी नहीं ली है, ये थेरेपी नहीं ली है, तो क्या होगा कि मैं पैनिक कर जाऊँगा और मैं भागने लग जाऊँगा, अरे मेरे घर पे पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, भागो, भागो, भागो। लेकिन जब सीबीटी के सेशंस होते हैं तो हम यही समझाते हैं और यही करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, सुनाई दे रहा है ना, अब प्रैक्टिकली समझो इस चीज़ को। अरे पुलिस आ रही है क्या घर पे? चलो चेक करते हैं कि एक्चुअली आ रही है क्या? अरे ये चीज़ होने वाली है क्या? चलो एक्चुअली चेक करते हैं कि होने वाली है क्या? इससे क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके बिहेवियर में डेवलप होता है। हम डायरेक्टली पेशेंट को ये नहीं कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हैलुसिनेशन नहीं होते, डिल्यूजन नहीं होता, ऐसा हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली सोचने के ऊपर उसका फोकस होता है। नेक्स्ट होता है फैमिली थेरेपी। तो फैमिली थेरेपी क्यों? हमें पेशेंट को ठीक करना है, फैमिली को ठीक करने की तो हमें जरूरत नहीं है ना। एक ही पेशेंट है हमारे पास, पूरी फैमिली बीमार है क्या? इसमें क्या होता है, आप समझिए फैमिली थेरेपी में कि हम फैमिली को एजुकेट कर रहे हैं। हमारी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स होता है कि अगर किसी ने ये चीज करी तो मैं चिल्लाऊंगी या मैं चिल्लाऊंगा, मैं झगड़े करूंगा। मतलब घर में ऐसे ही होता है ना कि ये चीज मत कर, ये चीज करेगा ना तो मैं डांटूंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी। लेकिन इन केस में हमने देखा कि पेशेंट में कितने सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं और इतने सारे अगर सिम्टम्स है तो वो ठीक तरह से बिहेव नहीं कर पाएगा। ठीक तरह से अगर वो बिहेव नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या होगा कि हम उसे चिल्लाएंगे, डांटेंगे या उससे ठीक तरह से बिहेव नहीं करेंगे। इसकी वजह से क्या हो सकता है, उसका ट्रॉमा बढ़ सकता है और ट्रॉमा बढ़ा तो सिम्टम्स भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमें फैमिली थेरेपी देना जरूरी है। हम इसमें क्या करते हैं कि फैमिली के जो इमोशन एक्सप्रेशन है या फैमिली में जो लोग एक दूसरे से बिहेव करते हैं उसे हम कंट्रोल करना सिखाते हैं, उन्हें हमें एक्सप्रेस किस तरह करना है वो हम बताते हैं। नेक्स्ट होता है सोशल स्किल ट्रेनिंग। अब जैसे कि हमने सिम्टम्स के अंदर देखा, ये देखिए मोटिवेशन कम हो रहा है, प्लेजर कम हो रहा है, इमोशन एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है तो उसकी सोशल स्किल्स कम हो जा रही है। लोगों से बात किस तरह करनी है, किस तरह बिहेव करना है, कपड़े किस तरह पहनना है, पर्सनैलिटी किस तरह मेंटेन करनी है, ये चीजें नहीं हो पा रही है उससे। ठीक है, टूट चुका है उसका हर एक जो पहलू है वो टूट चुका है। तो हमें उसे स्किल ट्रेन करना है कि सोशली किस तरह इंटरेक्ट करे, किस तरह बात करे, किस तरह बिहेवियर रखे। तो ये है सोशल स्किल ट्रेनिंग। तो ये था हमारा सिंपल और शॉर्ट सिजोफेनिया के ऊपर डिस्कशन। हमने क्या क्या समझा कि सिजोफेनिया होता क्या है, किस वजह से होता है, क्या क्या सिम्टम्स हमें नजर आते हैं और किस तरह से हम डायग्नोस कर पाते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट सिजोफेनिया में अवेलेबल है।